नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जीता दुनिया का विश्वास। हफ्ते भर की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से स्वदेश रवाना। शानदार स्वागत के लिए अमेरिकी जनता और राष्ट्रपति ट्रंप को कहा शुक्रिया। हाउडी मोदी कार्यक्रम को बताया बेहद खास। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग। राइट टू रिप्लाई के तहत भारत का करारा जवाब। कहा नफरत और झूठ से भरा था इमरान खान का भाषण। नरसंहार और परमाणु हथियारों की पाकिस्तान की धमकी मध्यकालीन मानसिकता का परिचायक। जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य। सभी 105 थाना क्षेत्रों से हटी दिन की पाबंदी। 15 अक्टूबर से दोबारा खुलेगा NIT श्रीनगर। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ी। रडार से बच निकलने की क्षमता वाली पनडुब्बी खंडेरी नौसेना के बेड़े में शामिल। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अब नहीं कामयाब होगी 26/11 जैसी साजिश। नई आशाओं का नया भारत ले रहा है आकार। माउंट आबू में आध्यात्मिकता द्वारा एकता, शांति एवं समृद्धि कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा युवा उद्यमी चुनौतियों को अवसरों में बदलने की रखते हैं क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की बेहद सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो चुके हैं और वो आज रात करीब 8 बजे भारत पहुंचेंगे। अमेरिका से रवाना होने पर उन्होंने ट्वीट कर हफ्ते भर के कार्यक्रम और अमेरिका के दौरे के बेहद उत्पादक उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों से मुलाकात में भारत के प्रति बेहद आशावादी उत्साह देखने को मिला है। साथ ही स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने और गरीबों को ताकतवर बनाने के भारत के प्रयासों की जमकर तारीफ हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने तरह तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसका भारत को बहुत फायदा होगा और देश की विकास गाथा को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत में और ज्यादा निवेश लाना और भारत में जारी सुधारों से दुनिया को परिचित करवाना भी था। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में उनके शानदार स्वागत के लिए वहां के नागरिकों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी मेगा इवेंट को कभी नहीं भूलने वाला कार्यक्रम करार दिया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक जुड़ाव भारत अमेरिका रिश्तों के दिल में है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आने से ये कार्यक्रम और खास बन गया है। इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद और अमेरिका भारत के साथ संबंधों के साथ साथ हमारे प्रतिभाशाली डायस्पोरा को कितना महत्व देते हैं। उन्होंने कहा है कि ह्यूस्टन में एनर्जी सेक्टर के CEOs और न्यूयॉर्क में उद्योग जगत के अमेरिकी प्रमुखों के साथ बातचीत भी बेहद सफल रही है। दुनिया भारत में अवसरों को टटोलने को लेकर उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत को बापू की जयंती पर विशेष समारोह आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा UN में भारत की विकास कार्यक्रमों और इसके परिणाम स्वरूप देश की बदलती तस्वीर का भी जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की शांति, समृद्धि और भाईचारे की दिशा में हर संभव प्रयास करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के नेताओं से मानवता की खातिर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और विश्व को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति भारत की परंपरा रही है और भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर UN का जन्म हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व नेताओं का आह्वान करते हुए कहा कि मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत और एकजुट होना जरूरी है। UN पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को
युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत कम रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए भारत अग्रणी देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वक्त पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस नए दौर में बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र को नई शक्ति और नई दिशा देनी ही होगी। 21वीं सदी की आधुनिक टेक्नोलॉजी समाज जीवन, निजी जीवन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामूहिक परिवर्तन ला रही है। इन परिस्थितियों में एक बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है, ना ही हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सिमट जाने का विकल्प है। इस नए दौर में हमें मल्टीलेटरलिज्म और संयुक्त राष्ट्र को नई शक्ति, नई दिशा देनी ही होगी। राइट टू रिप्लाई के तहत संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि इमरान खान का भाषण नफरत से भरा हुआ था। उनके भाषण में काफी सारा झूठ शामिल था। यूएन में भारत की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने यूएन के मंच पर दुरुपयोग किया है और गुमराह करने की कोशिश की है। Unfortunately, what we heard today from Prime Minister Imran Khan of Pakistan was a callous portrayal of the world in binary terms. Us versus them, rich versus poor, north versus south, developed versus developing, Muslims versus others. A script that fosters divisiveness at the United Nations, attempts to sharpen differences and stir up hatred are, simply put, hate speech. Rarely has the General Assembly witnessed such misuse, rather abuse, of an opportunity to reflect. Words matter in diplomacy. The invocation of phrases such as pogrom, bloodbath, racial superiority, pick up the gun, and fight to the end reflect a medieval mindset and not a 21st century vision. Prime Minister Imran Khan's threat of unleashing nuclear devastation qualifies as brinksmanship, not statesmanship. विदिशा मैत्रा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या पाकिस्तान इस बात को स्वीकार करेगा कि वो दुनिया की एकमात्र सरकार है
जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी को पेंशन देता है। विदिशा मैत्रा ने दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ने खुलेआम आतंकी ओसामा बिन लादेन का बचाव किया था। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार की बात करने वाले पाकिस्तान को सबसे पहले अपने देश में अल्पसंख्यकों की हालत देखनी चाहिए, जिनकी संख्या 23% से 3% पर पहुंच गई है। पाकिस्तान को इतिहास नहीं भूलना चाहिए और याद रखना चाहिए कि 1971 में उन्होंने अपने लोगों के साथ क्या किया था। Can Pakistan confirm the fact that it is home to 130 UN designated terrorists and 25 terrorist entities listed by the UN as of today? Will Pakistan acknowledge that it is the only government in the world that provides pension to an individual listed by the UN in the Al-Qaeda and Daesh sanctions list? Can Pakistan explain why, here in New York, its premier bank, the Habib Bank, had to shut shop after it was fined millions of dollars over terror financing? Will Pakistan deny that the Financial Action Task Force has put the country on notice for its violations of more than 20 of the 27 key parameters? And finally, would Prime Minister Khan deny to the city of New York that he was an open defender of Osama bin Laden? This is a country that has shrunk the size of its minority community from 23% in 1947 to 3% today, and has subjected Christians, Sikhs, Ahmadiyas, Hindus, Shias, Pashtuns, Sindhis, and Balochis to draconian blasphemy laws, systemic persecution, and blatant abuse and forced conversions. जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य होने के बाद सभी जिलों से पाबंदी हटा ली गई है। प्रशासन ने सभी 105 थाना क्षेत्रों से दिन की पाबंदी हटाने का फैसला लिया है। अब जम्मू कश्मीर में कोई प्रतिबंध नहीं है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर पाबंदी लगाई थी। हालांकि 90% से ज्यादा इलाकों में पहले ही पाबंदी हटा ली गई थी। वहीं हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने 15 अक्टूबर से एनआईटी श्रीनगर फिर से खोलने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा सचिव आर सुब्रमण्यम ने एनआईटी श्रीनगर के दोबारा खोलने की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से पहले ही 3 अगस्त को एनआईटी कैंपस को बंद कर दिया गया था और दूसरे राज्यों के छात्रों को घर भेज दिया गया था। आईएनएस खंडेरी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। मुंबई में एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आईएनएस खंडेरी पनडुब्बी को नौसेना को सौंप दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पनडुब्बी का निरीक्षण भी किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत के तटीय क्षेत्र में मुंबई जैसे हमले दोबारा करना चाहती हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति बाधित करने वाले लोगों के खिलाफ नौसेना कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि खंडेरी के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना पहले से ज्यादा मजबूत हुई है और सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय नौसेना को मजबूती देने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस भारतीय नौसेना किसी भी पीस लविंग नेशन के लिए कोई खतरा नहीं है, मगर कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनकी हसरतें नापाक हैं। वे साजिश रच रहे हैं कि समुद्र के रास्ते मुंबई के 26/11 जैसा एक और स्पेकुलेटेड अटैक भारत के इस कोस्टल एरिया में वह कर सकें, लेकिन उनके इरादे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मुंबई में P-17A श्रेणी के पहले जलपोत आईएनएस नीलगिरी के लॉन्चिंग समारोह में भी शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आगे देश में रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में वॉरशिप की लॉन्चिंग बेहद निर्णायक है। उन्होंने कहा कि भारत अब उन देशों में से है जहां सबमरीन और जहाजों का निर्माण होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि नीलगिरी तथा बाकी 6 शिप्स जो इस प्रोजेक्ट से संबंधित हैं, वे भारतीय तिरंगे को गर्व से अक्रॉस द ओशियन
लहराएंगे। आज उन सभी के लिए गौरव तथा संतोष का दिन है जो इस स्टेट ऑफ द आर्ट वारशिप के डिजाइन तथा कंस्ट्रक्शन में शामिल हो रहे हैं। नीलगिरी एक दिन समुद्र की लहरों पर चलते हुए पूरी दृढ़ता से सागर पर राज करेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर ड्राई डॉक का भी शुभारंभ किया। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं नवविक्रम का। नवविक्रम, आईएनएस खंडेरी के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद समुद्र में नौसेना की शक्ति में इजाफा हुआ है। अब दुश्मन 10 बार सोचेगा इस तरफ देखने से पहले। जी बिल्कुल अदिति, आज का दिन नौसेना के लिए बेहद खास है क्योंकि अगर बात करी जाए तो जो काम किए हैं, आज जो उद्घाटन हुए हैं वो बेहद अहम उद्घाटन है नौसेना के लिए। और इसके अलावा जो आईएनएस खंडेरी की अगर खास तौर पर बात की जाए, ये अपने आप में एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक पनडुब्बी है जिसमें रडार से बचने की क्षमता समेत कई ऐसी क्षमताएं हैं जो कि जैसे यहाँ से समुद्र के तट पर रहते हुए करीब 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। तो ऐसे में आईएनएस खंडेरी का भारतीय नौसेना में शामिल होना बड़ी उपलब्धि है भारतीय नौसेना के लिए। साथ ही जो समुद्री सुरक्षा है उसके लिए भी ये बहुत अहम मानी जा रही है। जी अदिति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आईएनएस खंडेरी पानी के नौसेना बेड़े में शामिल होने के बाद अब समुद्र में नौसेना की ताकत काफी बढ़ गई है। 300 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के जहाज को नष्ट करने की क्षमता रखने वाली आईएनएस खंडेरी शत्रुओं के लिए काल है। आईएनएस खंडेरी पानी में दुश्मन पर सबसे पहले प्रहार करने वाली कलवरी श्रेणी की दूसरी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस खंडेरी में टॉर्पीडो और एंटीशिप मिसाइलें भी तैनात की जाएंगी। ये पानी से पानी और पानी से किसी भी युद्धपोत को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। ये पनडुब्बी मुंबई तट पर रहकर 300 किलोमीटर दूर दुश्मन के जहाज को नष्ट कर सकती है। काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन है, कन्वेंशनल सबमरीन है जिसमें कि न्यूक्लियर से अलग होती है जैसे आपको पता है, और ये हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर है। एडवांस टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ इस तरीके से कि दुश्मन के सोनार या शिप से छुपी रह सकती है और उसी टाइम पे उन पे प्रहार भी कर सकती है। हमारे पास एडवांस्ड वेपन्स और सेंसर्स जो इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। खंडेरी पानी के भीतर 45 दिनों तक रह सकती है। इसी के साथ देश में निर्मित यह पनडुब्बी 1 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकती है। 67 मीटर लंबी पनडुब्बी का कुल वजन 1550 टन है। इसमें 36 से अधिक नौसैनिक रह सकते हैं। दुश्मन सेना के छक्के छुड़ाने की ताकत रखने वाली खंडेरी सागर में 300 मीटर तक की गहराई में जा सकती है। कोई भी रडार इसका पता नहीं लगा सकता। रडार, सोनार, इंजन समेत इसमें छोटे बड़े 1000 से ज्यादा उपकरण लगे हुए हैं। एक बार पानी में जाने के बाद खंडेरी 12,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। Under the water, we have stabilizers, we have the propeller, we have the shaft, we have the rudders, and we also have electronics. We have the sonar, we have the log equipment, the echo sounder. So all this we cannot do when the ship is afloat. So dry docks are very, very essential, and this will fulfill a long need which we had of docking the aircraft carrier. लंबे समय तक पानी में रहने के लिए इसमें 750 किलो की 360 बैटरी लगाई गई हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें 1250 वॉट्स के 2 डीजल जनरेटर लगाए गए हैं। खंडेरी का नाम महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के खंडेरी दुर्ग के नाम पर रखा गया है। पंचानन मिश्र, राज्यसभा टीवी। और पीएसयू सेक्टर के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस को संबोधित कर रही हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। And so on. One of the issue which, because GEM, the government e-portal people were with us, was raised, and which was a bit of a shocker to me. Nearly 60,000 crores worth of purchases are being made by most of the CPSUs for goods and services which are available through the GEM but outside of the GEM.
So, for many of the services and goods which are available through GEM, instead of going through them, the purchases are being done outside, and for those kind of goods and services, the approximate total is about 60,000 crores. There should have been some reason, I'm not suspecting. I've asked them to tell me as to why they found it fit to go outside to purchase and not be in the GEM platform. So 60,000 crores approximately, and this is only an approximate amount, is estimated to be that much of procurement done by the public sector undertakings outside of GEM for even those goods and services which are available on the platform. तो पीएसयू सेक्टर की मीटिंग के बाद प्रेस को संबोधित कर रही थी वित्त मंत्री। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज राजस्थान दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने आज माउंट आबू में आध्यात्मिकता द्वारा एकता, शांति एवं समृद्धि कार्यक्रम में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्मिकता द्वारा एकता, शांति एवं समृद्धि का विषय आज के विश्व के लिए अपार संभावनाएं संजोए हुए है। इस विषय पर विश्व आपके विचार जानने को इच्छुक है। वर्तमान और भावी पीढ़ियां अध्यात्म और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करती हैं। नई आशाओं का नया भारत आकार ले रहा है। नए युवा उद्यमी नई चुनौतियों को नए अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। नई तकनीक के साथ हमें अपने पुराने संस्कारों और आध्यात्मिक आधार को नहीं भूलना चाहिए। भारतीय संस्कृति में आध्यात्म की प्राचीन परंपरा रही है। ये देश सम्राट अशोक का है, जिसने जन कल्याण के लिए धम्म यात्राएं की। देश विदेश में शांति और धर्म प्रचारकों के माध्यम से धम्म विजय है। आज जब विश्व में धार्मिक, जातीय विद्वेष और आतंकवाद का विष फैल रहा है, तब आशंका है कि विज्ञान प्रगति का दुरुपयोग आतंकवादी गिरोह न करे। यह विडंबना है कि संपर्क क्रांति के इस युग में भी आज समुदायों का पहचान धर्म और जाति के आधार पर हो रहा है। धर्म की स्थापना तो जन कल्याण के लिए हुई थी, न कि समाज में विघटन और हिंसा के लिए। जो धर्म के नाम पर हिंसा, आतंकवाद फैला रहा है, वे वस्तुतः धर्म के विरोधी है। हमको धर्म के आध्यात्मिक आधार को समझाना होगा और आध्यात्मिकता ही धर्म का मूल उद्देश्य है। हर धर्म का आध्यात्मिक आधार लगभग एक ही है। गांधी जी 21 साल लंबे दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बाद जनवरी 1915 में विलायत के रास्ते भारत पहुंचे। उनका सत्याग्रह का मिशन दक्षिण अफ्रीका में बेहद कामयाब रहा था। अब बारी भारत की थी, जहां अंग्रेजी हुकूमत साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर जबरन शासन कर रही थी और हमारी संपदा लूटकर अपने देश भेज रही थी। हम गुलाम थे। सारा देश अब गांधी जी की तरफ देख रहा था। उन्होंने विरोध का पहला बिगुल बिहार के चंपारण में बजाया, जहां नील किसानों पर जुल्म की इंतहा हो गई थी। ये पूरा वृत्तांत देखिए हमारी खास सीरीज मोहन से महात्मा तक के आज के एपिसोड में। चंपारण सत्याग्रह और किसान आंदोलन में शाम 6:30 और रात 10:30 बजे पेश है इसकी एक झलक। नमस्कार, बिहार के चंपारण में आपका स्वागत है। 15 अप्रैल 1917 को मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण के इसी मोतिहारी की रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और उसके बाद से महात्मा गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में न सिर्फ उदय हुआ, बल्कि भारत के पहले सत्याग्रह के प्रयोग के तौर पर इस धरती को जाना गया। रेमन साहब अपने आदमियों के साथ आया सुकुलजीपुर, चमड़े के कोड़ा से एक आध गो कोड़ा चला दिया और इसी के प्रतिशोध में कि साहब जब तक अंग्रेज यहाँ चंपारण में रहेंगे, हम अपने ही जगह पर तब तक नहीं आएंगे जब तक इनको हम निकाल बाहर नहीं करेंगे। लोग इसकी तैयारी में बैठे हुए थे, जो कोई एक लीडर आए और इस पूरे आंदोलन को अपना नेतृत्व दे। इसलिए यदि गांधी आए हैं और उनका एक बड़ा समूह उनका समर्थन में खड़ा हुआ है, तो ये कोई अप्रत्याशित चीज़ नहीं थी। ये आँच सुलग रही थी बहुत पहले से। शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन
1907 को पंजाब के लायरपुर में हुआ था। महज 14 साल की उम्र से भगत सिंह पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में शामिल हो गए। 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। उनको 1927 में सैंडर्स हत्या और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने का मुख्य अभियुक्त माना गया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल भी की। 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि शहीद भगत सिंह का नाम वीरता और बलिदान का पर्यायवाची है। उनके साहसी कार्य लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। वो युवाओं के दिमाग में सबसे लोकप्रिय आइकन के रूप में आज भी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।